I have explained Gauss theorem before it. Now we study about applications of Gauss theorem, and before it we want to understand Gaussian surface. What is Gaussian surface? Gaussian surface is hypothetical closed surface, and closing a charge is called the Gaussian surface of that charge. It is chosen to evaluate the surface integral of electric field produced the charge enclosed by it. हमने गॉस थ्योरम पढ़ा और गॉस थ्योरम का यूटिलाइजेशन जो है मेनली टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू distributed charge. When charge is distributed, then we have line charge density or surface charge density or volume charge density. Then it is very difficult to find out electric field at a particular distance due to different quantities of charge at any point by the conventional method. What I say, it is difficult to find out electric field by conventional method due to distributed charge. So we use Gauss theorem. To find out electric field at any point due to distributed charge. Then what is Gaussian surface? तो हमने कहा Gaussian surface एक imaginary surface है which is closed surface and have a definite charge inside it. What is Gaussian surface? Gaussian surface is a imaginary closed surface around the given charge or distributed charge. Gaussian surface is an imaginary surface which contains a particular charge inside it, and it is used to calculate total electric flux or surface integral of electric flux. Due to this reason, we imagine a closed surface around the charge that is known as Gaussian surface. हम क्या करते हैं कि किसी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है. अब यदि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E बार डॉट डी एस बार को कैलकुलेट कर लें, जहाँ E को हम क्या कर दें, कांस्टेंट बना दें सिमेट्रिकल इमेजनरी क्लोज सरफेस लेकर, और डी एस इक्वल पार्टीशन कर दें, और डी एस भी हमारा सिमेट्रिकल हो जिसके लिए थीटा सिमेट्रिकल हो, और इसे हम कैलकुलेट कर लें, और कैलकुलेट करने के बाद ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. तो गॉसियन सरफेस जितने भी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन है उसमें हम उसके चारों ओर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के चारों ओर एक क्लोज सरफेस की इमेजिन करते हैं, एक क्लोज सरफेस को इमेजिन करते हैं या कंसीडर करते हैं. उस क्लोज सरफेस की कुछ पर्टिकुलर क्या है प्रॉपर्टीज़ हैं वो फुलफिल करना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस. तो गॉसियन सरफेस क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस एंड क्लोजिंग ए चार्ज इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस ऑफ दैट चार्ज, एंड इट इज चूजन टू evaluate the surface integral of the electric field produced the charge enclosed by it. Generally, it is used to find out E at any point due to distributed charge over a line, over a sheet, over a sphere, etc. By our conventional method, like Coulomb's law, it is very difficult to find electric field at any point due to different distances
and different quantities of charge, so we apply Gauss theorem. तो जहाँ पर कन्वेंशनल मेथड से अर्थात कूलाम्स लॉ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी होती है, उन सभी पॉइंट्स पर, उन सभी स्थानों पर, प्लेसेस पर हम गॉस थ्योरम को यूज करते हैं. दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. और गॉस थ्योरम को यूज करने के लिए हमें कंपल्सन है कि सरफेस क्लोज्ड हो, सरफेस क्लोज्ड हो और चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट हो. सरफेस क्लोज्ड हो और चार्ज उसके अंदर क्या हो, प्रेजेंट हो. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस डिस्टेंस पर हमें इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करनी होती है, उसी डिस्टेंस का हम क्या करते हैं, उसी डिस्टेंस के इक्वल हम एक किसका गाउसियन क्लोज सरफेस को इमेजिन करते हैं और उस क्लोज सरफेस के अंदर पूरा का पूरा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज उपस्थित होता है. तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो उपस्थित है उसके कारण टोटल चार्ज को मानकर हम उस क्लोज चार्ज से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करते हैं, जो कि कितना होना चाहिए, हमेशा Q/ε0 होता है. और इसके बाद उस जो हम इमेजनरी जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसे हम इस तरह लेते हैं कि उस पर ई सिमेट्रिकल हो, उस पर ई सिमेट्रिकल हो, थीटा सिमेट्रिकल हो और सरफेस क्लोज्ड हो. ई के सिमेट्रिकल हो जाने का आशय है कि ई की वैल्यू कांस्टेंट हो ईच पॉइंट पर, उस शेप के ईच पॉइंट पर ई इज कांस्टेंट एंड थीटा इज आल्सो कांस्टेंट. सिंस ई एंड थीटा इज कांस्टेंट, देन बच गया कितना, ओनली ds. then surface integration of smaller part ds is always equal to total area of that enclosed surface. And we have, at the last we apply Gauss theorem and find out the value of E. ये प्रोसेस है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की. इसी को मैंने सिस्टमेटिक वो किया है. तो हाउ वी अप्लाई गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. How we apply Gauss theorem in its application to find out electric field. Then first step क्या है, consider a Gaussian surface. Consider a Gaussian surface. तो to be a Gaussian surface, some certain properties would be required. To be a Gaussian surface, some certain properties would be required, which are following. First, it should be a closed surface. Gaussian surface will be always a closed surface. Second, its surface must be symmetric for E at each point of that shape or that closed surface. सेकेंड पॉइंट है कि जो गॉसियन सरफेस हमारा लिया जा रहा है वो इस तरह से चूज किया जाए कि उसके प्रत्येक पॉइंट पर intensity of electric field will be constant and same. At each point of closed surface, intensity of electric field due to closed charge will be same. So we say this, its surface must be symmetric for E at each point. Third, angle between electric field and surface vector. Angle between electric field and surface vector theta should be symmetric on each point. सरफेस के each point पर angle between electric field and surface will be also constant or theta should be equal to 0 when we choose the Gaussian surface. हमें Gaussian surface चुनते समय इस बात का ध्यान रखना है कि पहला सरफेस क्लोज्ड हो, सेकंड सरफेस इस तरह का लिया गया हो कि उसके प्रत्येक पॉइंट पर E की वैल्यू ड्यू टू चार्ज सेम हो. थर्ड, उसके प्रत्येक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल थीटा कांस्टेंट हो या थीटा इक्वल टू 0 हो. इस तरह का हम सरफेस चूज करें. फोर्थ, इट शुड बी नोन सरफेस हुज एरिया इज फॉर्मुलेटेड. हमें ऐसे ही सरफेस को यहाँ पर लेना है जिसका फार्मूला हमें
आसानी से इजीली क्या हो, उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, जिससे हम डायरेक्ट सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस के प्लेस पर उसके फार्मूले को रख सकें। फिफ्थ, इट में बी सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सरफेस। तो यहाँ पर जो हम सरफेस चूज कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि ये सिंगल सरफेस हो लाइक स्फीयर, या मोर देन कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सरफेस लाइक सिलेंडर। इट कंटेन्स ए फाइनाइट चार्ज इनसाइड इट, और चार्ज को हमेशा कहाँ होना चाहिए, फाइनाइट चार्ज जो है वो हमारे सरफेस के इनसाइड होना चाहिए, आउटसाइड नहीं होना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस जब हम इमेजिन करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए गॉसियन सरफेस को क्या करना है, कंसीडर करना है। स्टेप सेकंड, व्हेन वी इमेजिन गॉसियन सरफेस, व्हेन वी कंसीडर गॉसियन सरफेस, देन कैलकुलेट, सिंस E is constant at each point of our Gaussian surface and theta is also symmetric at each point of Gaussian surface, then calculate E surface integration of ds. E surface integration of ds, and surface integration of ds will be formula of that known surface area of that surface, total area of that surface. So third step, calculate charge. Since Gauss theorem states total electric flux bounded or linked by any closed surface is 1 upon epsilon times of net charge enclosed by it. तो हमें चार्ज चाहिए, टोटल चार्ज एनक्लोज चार्ज कितना है। तो थर्ड स्टेप है कि हम जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। और टोटल चार्ज क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है, इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यदि चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है या सम ऑफ चार्जेस नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, करंट के रूप में चार्ज है, तो ऐसी कंडीशन में चार्ज distributed, then it is given in the terms of line charge density, surface charge density or volume charge density rho. If charge is given in the terms of line charge density lambda, which is equal to q upon L, so q will be equal to L into lambda. If it is given in the terms of surface charge density sigma equal to q upon A, so q will be equal to sigma into A. And if charge distribution is given in the terms of volume charge density rho, then rho is equal to q upon V, volume of that body, so charge is equal to, q is equal to rho into V. तो इस तरह से हम चार्ज को, टोटल चार्ज को कैलकुलेट कर लेंगे, और एट द लास्ट स्टेप वी अप्लाई गॉस थ्योरम एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई. गॉस थ्योरम इज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंस ई इज कांस्टेंट एंड ई बार डॉट सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस is calculated before in step second, and in step third q is calculated. Now find out value of E to simplify this equation. Generally two known shapes, sphere and cylinder, are considered as Gaussian surface due to its symmetricity with respect to its center and axis respectively. जनरली दो शेप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक स्फीयर, क्योंकि स्फीयर इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में, चूँकि रेडियस से स्फीयर का सरफेस का प्रत्येक पॉइंट रेडियस से सेम डिस्टेंस पे होता है, इसलिए इंटेंसिटी भी इस पर सेम होगी, और साथ ही सरफेस के प्रत्येक पॉइंट का डायरेक्शन, प्रत्येक पॉइंट या प्रत्येक पॉइंट का डायरेक्शन रेडियल होता है,
जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का डायरेक्शन सेम हो जाता है, थीटा इक्वल टू 0 होता है। इस कारण से मैक्सिमम टाइम जहाँ पर पॉइंट चार्ज है और मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इस तरह का हो कि उसे स्फीयर की तरह लिया जा सकता हो गॉसियन सरफेस, तो हम किसको प्रीफर करते हैं, स्फीयर को। लेकिन यदि स्फीयर नहीं लिया जा सकता हो तो ऐसी कंडीशन में हम एक और यूज करते हैं सिमेट्रिकल शेप का, वो है सिलेंडर। सिलेंडर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सरफेस। इट हैज 3 surfaces, 1 curved surface and 2 circular surface। तो हम यहाँ पर 2 सर्कुलर सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करेंगे प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ कर्ड सरफेस। तो यहाँ और इसमें भी क्या है कि जो कर्ड सरफेस है इसकी एक्सेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, रेडियल इसके इक्वल होता है, इस और इसके प्रत्येक पॉइंट पर भी थीटा इक्वल टू 0 होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही रेडियल होती है, माने रेडियस के डायरेक्शन में होती है। तो ई कांस्टेंट हो जाता है कर्ड सरफेस पे और यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाता है। थीटा क्या हो जाता है, थीटा या तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा। किसके लिए, सर्कुलर सरफेस के लिए। यदि सर्कुलर सरफेस के लिए थीटा 0 है तो इसके लिए कर्व्ड सरफेस के लिए परपेंडिकुलर होगा, और कर्व्ड सरफेस के लिए यदि 0 है तो उसके लिए परपेंडिकुलर होगा। तो दो में से एक कंडीशन में, इस कंडीशन में होता क्या है कि या तो दो सरफेस जो सर्कुलर सरफेस है इनसे बाउंडेड लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाता है, या कर्व्ड सरफेस से लिंक फ्लक्स 0 हो जाता है, और हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये था हमारा एप्लीकेशन। स्टार्ट करने के पहले गॉसियन सरफेस को इमेजिनेशन और कैसे हम अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम को इसके एप्लीकेशंस में। थैंक्स। ओके, लेक्चर कंप्लीट।